चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टारगेट है केमिकल काइनेटिक, नया चैप्टर है। और मैं शुरू से एक बार केमिकल काइनेटिक का ब्रीफिंग करते हुए ही शुरू करूंगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा ताकि आप एकदम अच्छी तरह से पकड़ लें। केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक शब्द का मतलब क्या है? काइनेटिक शब्द का मतलब है रेट। हमेशा याद रखना, काइनेटिक शब्द का मतलब अपने आप में इसका मतलब है रेट या फिर स्पीड। सो इट इज द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the rate of reaction, जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता हूं, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता हूं। अब रिएक्शन का रेट अब कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन में दो चीजें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता है, कम होता है, और प्रोडक्ट बढ़ता है। प्रोडक्ट बढ़ता है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब मान लिया हम लोगों ने कि जब टाइम मेरे पास 0 सेकेंड था तो रिएक्टेंट मेरे पास 100 था पर प्रोडक्ट 0 था। जब टाइम 40 सेकेंड हुआ तो मेरे पास रिएक्टेंट अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट में कमी आएगी और प्रोडक्ट में बढ़ोतरी होगी। तो मान लीजिए रिएक्टेंट हो गया 60 तो ही प्रोडक्ट 40 होगा। इन दोनों का सम हमेशा बराबर आना चाहिए हर सूरत हाल में। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से ये तो -40 हो गया और यहां पर +50 हो गया। नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जितना वहां से कम होगा उतना ही यहां से बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। जब टाइम 80 सेकेंड होगा तो ये सिर्फ 20 रह जाएगा और ये 80 रह जाएगा। इस हिसाब से रिएक्शन प्रोग्रेस करता है। रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। तो किसी रिएक्शन के रेट को तुम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक रिएक्टेंट के टर्म्स में तुम कहोगे रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट गायब हो रहा है टाइम के साथ साथ। और प्रोडक्ट के टर्म्स में तुम रेट ऑफ रिएक्शन को जज करोगे कि प्रोडक्ट का टाइम के साथ साथ अपीयर हो रहा है। प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। सो रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में डिसअपियरेंस, डिसअपियर कितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। और प्रोडक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है। तो रिएक्टेंट कितनी तेजी से डिक्रीज हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। इसी स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हम किसी के भी टर्म्स में दिखा सकते हैं। मतलब मैं अगर न्यूमेरिकली लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of reactant, which is equal to rate of appearance of product। तो रिएक्टेंट कितनी तेजी से डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी तेजी से अपीयर हो रहा है। ठीक है बेटा,
इन अदर वर्ड्स हम डिसअपियरेंस को डिक्रीज भी बोल सकते हैं, कितनी तेजी से वो डिक्रीज हो रहा है, और अपीयरेंस को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये भी कह सकते हैं टाइम के साथ साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसी एग्जाम्पल में मुझे कहते हैं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिफाइन करिए इस इंटरवल के दौरान, इस इंटरवल के दौरान, तो इस इंटरवल के दौरान हम कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, इस फार्मूले के साथ आइए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में, मतलब चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। बच्चों जब हम ऐसे वाले ब्रैकेट्स लिखते हैं ना, ये वाले कैपिटल ब्रैकेट्स, इनको कैपिटल ब्रैकेट्स कहते हैं। कैपिटल ब्रैकेट्स का यहाँ पर मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। सब प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जब भी मैं कहूँ ना कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका मतलब बच्चों मोलैरिटी से होता है, मोलैरिटी याद रखिएगा, ठीक है, कितना मोल पर लीटर है रिएक्टेंट। तो चेंज, ये निशान क्या है, डेल्टा, मतलब चेंज आ रहा है, और वो बराबर होगा जो चेंज आएगा प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप देखोगे इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, चेंज को लिखने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे आर फाइनल, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, अपॉन में टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। इसी तरह से यहां लिखोगे प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल। बेटा किसी चीज का चेंज ऐसे ही तो लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब यहां बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात घटती है, क्या, अगर आप ध्यान से देखें, यस अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट इनिशियल इस फेज में ये है रिएक्टेंट इनिशियल और ये है रिएक्टेंट फाइनल। अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूं, तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो 20 माइनस 60 ये तो नेगेटिव में आएगा, परंतु अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्रोडक्ट इनिशियल है और ये प्रोडक्ट फाइनल है, ये तो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि P फाइनल इज ग्रेटर देन P इनिशियल, फाइनल वाला बड़ा है इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट यहां पर फाइनल वाला छोटा है बच्चों, आर एफ जो है वो छोटा है आर आई से, इसलिए हमेशा जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं नेगेटिव में रेट, रेट मतलब एक तरह की स्पीड, मैंने अभी भी शुरू में ही क्लास में कहा था रेट मतलब स्पीड होता है। रेट कभी नेगेटिव में, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप अपने आप से पूछे कि मेरी बाइक की स्पीड -10 किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं जब भी आप आर एफ में से आर आई माइनस करेंगे इट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव वैल्यू, ये हमेशा आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो क्या किया जाए, इसीलिए जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो आगे एक नेगेटिव का निशान खुद जोड़ देते हैं, नेगेटिव का निशान खुद जोड़ते हैं। कई लोग इसलिए बोलते हैं नेगेटिव का निशान जोड़ते हैं क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है, यह सही है। पर असली मायनों में आपने नेगेटिव क्यों दिखाया है, कई बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ना जब रिएक्टेंट के टर्म्स में दिखाई जाती है तो नेगेटिव दिखाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो डिसअपियर हो रहा है। मैंने मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली में इसके पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ऐसा ना करो तो आप ये वैल्यू जो है एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल एक नेगेटिव वैल्यू। तो मेक इट अ पॉजिटिव, हमने ये नेगेटिव निशान लगाया। तो मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन इन change in reactant shows its decreasing value, and delta R will give a negative rate.
तो नेगेटिव साइन इन change in reactant shows its decreasing value, and as delta R upon by delta D will give a negative value, negative rate which has no significance, by putting a negative charge, it will become पॉजिटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाता है। तो बेटा सारी बातों का एक सार क्या है, सारी बातों का एक सार क्या है कि जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना होता है, आप रिएक्टेंट के टर्म्स में नेगेटिव दिखाते हैं, प्रोडक्ट के टर्म्स में पॉजिटिव दिखाते हैं। ये तो मैंने एक बात कही। अब फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है अगर मान, तो उसमें जो चेंज इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आएगा वो भी बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि टाइम का इंटरवल बहुत छोटा है। मान लो जैसे इसमें मैंने क्या कहा था कि जब टाइम 40 सेकंड है और 80 सेकंड है, ये वाला इंटरवल, तो आप कहोगे सर 40 सेकंड का इंटरवल है। पर अगर मैं कहूँ सर जब टाइम 40.01 सेकंड था और जब टाइम 40.2 सेकंड हुआ, इसके बीच का इंटरवल का रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मैं कहूंगा यार वो तो बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हो तो, बिल्कुल। तो बहुत छोटे चेंज की बात कहेंगे तो वो एक, मान लिया जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक क्षण, एक पल, एक मोमेंट का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो बहुत छोटे इंटरवल के लिए। तो फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन will be instantaneous rate of reaction, instantaneous of reaction, as the small, आगे लिखता हूं उसको, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे, मैं बताता हूं। वही आएगा स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम। पर ये डेल्टा तो चेंज दिखाता है, पर अगर बहुत छोटा चेंज दिखाना हो, उस चेंज को तुमने बहुत छोटे हिस्से में तोड़ दिया, और मैथ्स वाले बच्चे या फिर नॉन मैथ्स वाले बच्चे सभी जानते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब किसी चीज को बहुत छोटे इंटरवल में तोड़ देना होता है। तो बहुत छोटे इंटरवल की बात करता हूं तो डेल्टा को रिप्लेस कर दिया जाता है डिफरेंशियल से, जो डेल्टा हट जाता है और वहां पे डिफरेंशियल आ जाता है, तो माइनस डी आर बाई डी टी आ जाएगा। नेगेटिव तो दिखाना ही होता है, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में उसको शो किया जाता है, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। और अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में देखा, इट विल बी डी पी अपॉन में डी टी। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन शो हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस इंस्टेंटेनियस रेट का एक और नाम भी है डिफरेंशियल रेट। तो यहीं पर इसका एक दूसरा नाम आ जाता है डिफरेंशियल रेट। इस बात का ध्यान करें। और वो वाला जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा था, इसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा से बात करते हैं, एक बार शुरू से हमने अब तक क्या सीखा। हमने आपको बताया केमिकल काइनेटिक, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फास्ट, कैन बी स्लो, कैन बी वेरी फास्ट, कैन बी वेरी स्लो, अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोग जानते हैं पेट्रोल का जलना बहुत तेजी से होता है, वहीं पर लोहे में जंग लगना सालों लग जाते हैं। तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से होती हैं, कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं। तो मैं यहाँ पर इस एक लाइन नोट भी लिख देता हूं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन में आगे ही लिखता हूं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में बी फास्ट
like ionic reaction और मॉडरेट जो मीडियम होती है, लाइक टाइट्रेशन, आप लोगों की टाइट्रेशन ना बहुत फास्ट होती है ना बहुत स्लो होती है, और वेरी वेरी स्लो लाइक कोरोशन। रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है बहुत फास्ट या बहुत स्लो या मीडियम। हर रिएक्शन की अपनी एक रेट होती है, हर रिएक्शन की, एवरी रिएक्शन हैज इट्स own rate, and every rate has its own significance. Every reaction has its own rate and every rate has its own significance. मतलब हर रिएक्शन बेटा, हर रिएक्शन, खाना भी पकता है ना, तो खाने पकने का ना अपना एक रेट होता है। तो खाना जब पकता है तो कच्ची सब्जियां, पकी हुई सब्जी बनती है, तो कच्ची सब्जियां आपकी रिएक्टेंट है, पकी हुई सब्जी आपका प्रोडक्ट है। तो वो भी एक टाइम लेता है, हर रिएक्शन का एक रेट होता है, अपना रेट, अपना स्पीड होता है, और हर स्पीड का अपना इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। तो उसको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी खाने को पकने में अगर आधा घंटा लगता है, तो आप अगर 15 मिनट में चाह रहे हैं तो वो खाना पका नहीं है, कच्चा रह गया खाना आपका। अगर चाय बनने में 10 मिनट लगेंगे उसको उबालने में, और अगर आप 2 मिनट में चाय को उबाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो चाय कच्ची चाय है, पकी है ही नहीं, है ना। तो हर रिएक्शन का अपना रेट होता है, हर रिएक्शन का अपना रेट होता है, और हर रेट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, जो एक बड़े इंटरवल के लिए होता है। जब रिएक्टेंट के टर्म्स में शो करते हैं तो नेगेटिव आता है, और जब प्रोडक्ट के टर्म्स में शो करते हैं तो नेगेटिव नहीं आता। ये नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि जब हम रिएक्टेंट के चेंज की बात करते हैं तो वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, जो अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिर मैंने ये बताया कि एक बड़े इंटरवल के लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो डेल्टा का इस्तेमाल होता है चेंज के केस में। बड़े इंटरवल में निकालते हैं तो ऐसा आता है डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। पर अगर आप बहुत छोटे इंटरवल की बात करते हो तो वहां पर ये डी बन जाता है, डिफरेंशियल बन जाता है। इसलिए इसको कई बार डिफरेंशियल डिफरेंशियल लॉ भी कहते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस लॉ भी कहते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने समझाया था, कुछ बच्चों को आता भी होगा, एक बार दोबारा से देखेंगे। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपको शो करनी है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट से, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से और एमोनिया के रिस्पेक्ट से। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट से शो की जा सकती है, किसी भी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट से शो की जा सकती है, चाहे वो कोई रिएक्टेंट हो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए। पर यहाँ पर बहुत एक ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन से क्लियर पता लग रहा है कि एक N2 को 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। इसका मतलब जितनी देर में एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डिसअपियर होगा, उतने में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसअपियर हो जाएंगे, तब जाकर बात बनेगी। एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं रिएक्शन करने में, लेट इट ऐसा करते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं डिसअपियर होने में। तो ये 3 जनों को डिसअपियर होने में लगता है। डिस्काउंट दो।
बेटा मेरा आवाज आ रही है ना क्लियर? हेलो, ठीक है। तो मानस, एक नाइट्रोजन को मान लिया 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो जितनी देर में एक नाइट्रोजन वैनिश हो रहा है उतनी देर में 3 हाइड्रोजन को वैनिश होनी है। वैनिश मतलब डिसअपियर होना है, खत्म होना है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट तिगुना है, 3 गुना। मतलब जितनी देर में एक नाइट्रोजन गायब हो रहा है उतनी देर में 3 हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन 3 गुना टाइम्स, 3 टाइम्स फास्टर रेट से, स्पीड से डिसअपियर होगा, तभी बात बनेगी। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करूं? दोनों को बराबर करना है तो दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको 3 से क्या कर दूं, डिवाइड, तो भी तो बराबर हो जाएगा। यस, तो यही करना सोचा, यही करना सोचा। अगर आप इधर देखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के केस में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब जितनी तेजी से नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है, थ्राइस, 3 गुना हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है, ट्वाइस प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबको बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 से डिवाइड करना और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब चेक कर लीजिए, सब 1 1 1 आएंगे। तो इसका मतलब सर इस केस में जब आप नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे तो पहले क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन dN2 by dt, dH2 by dt। एक सेकंड बेटा होल्ड करिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो जितनी देर में एक नाइट्रोजन डिसअपियर होता है, हाँ बेटा मेरी आवाज आ रही है ना मानस? हाँ हाँ अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे बेटा जी, अभी लिखेंगे, होल्ड करिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी देरी से नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है, हाइड्रोजन उसके 3 गुना स्पीड से डिसअपियर हो रहा है, 3 गुना स्पीड से डिसअपियर हो रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, हाइड्रोजन को मैंने अभी समझाया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 करेंगे, 1 से 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अब दोनों बराबर आएंगे, अब दोनों बराबर आएंगे। बट याद रखना दोनों के आगे नेगेटिव निशान लगाना मत भूलना, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो एक नेगेटिव आता है। तो इट विल बी इक्वल टू -1/3 dH2/dt। और जब प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये देखिए आप, नीचे मैंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रखा है। अगर तीनों को बराबर करना है तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स और अमोनिया के 2 मोल्स गायब हो रहे थे, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, अब सब 1 1 1 आएंगे। तो इसी तरह से मुझे ऊपर भी यही करना पड़ा। रेट ऑफ रिएक्शन को जब नाइट्रोजन के टर्म्स में शो कर रहा हूं तो कुछ नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के आगे तो 1 है। पर जब हाइड्रोजन के आगे करना है तो हाइड्रोजन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना है, 3 मतलब 3 गुना स्पीड है उसकी। तो बराबर करने के लिए उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से अमोनिया के आगे 2 लिखा होगा, इसका मतलब अमोनिया के प्रोडक्ट की अपीयरेंस की स्पीड 2 गुना है, ट्वाइस। तो बराबर करने के लिए उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मोटी मोटी बात आ गई आपके पास कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है AA प्लस BB बन रहा है C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को सबके इंडिविजुअल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर A की बात हो रही है तो dA/dt, B की बात हो रही है तो dB/dt, C की बात हो रही है तो dC/dt और D की बात हो रही है तो dD/dt। पहले तो ये लिख देना है, ठीक है। और याद रखिए, बच्चे कहते हैं रिएक्टेंट में प्लस, नहीं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन सबका इंडिविजुअल है। रिएक्टेंट सब गायब हो रहे हैं, प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हैं सब बराबर से।
बराबर करना है तो जो उसके रकम आगे लिखी हुई है ना, ए के आगे ए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ क्या कर देना है, ए से उसको डिवाइड कर देना है। और याद रखना रिएक्टेंट है तो हमेशा क्या आएगा, बराबर, सॉरी माइनस का निशान। सी को क्या करेंगे, सी से डिवाइड कर देंगे, डी को क्या करेंगे, डी से डिवाइड कर देंगे। इस हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। ठीक है, चलिए आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ appearance of NH3 and rate of reaction if the rate of disappearance of H2 is 2 into 10 की पावर 2 कैपिटल M। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस रिएक्शन की बात हो रही है वो रिएक्शन लिख देंगे कि N2 प्लस 3H2 2NH3, ये रिएक्शन सबसे पहले लिख देंगे, तो हमारा सबसे पहला टारगेट है, ये लिखना ही है हमें। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। याद रखना बाय डिफॉल्ट जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो हमेशा डिफरेंशियल लिखते हैं, डेल्टा वाला नहीं लिखते, एवरेज रेट नहीं लिखते। अगर वो क्वेश्चन में दे रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो करें, अदरवाइज हम सिंपल डिफरेंशियल रेट लिखते हैं हमेशा। तो N2 के टर्म्स में आएगा माइनस डी N2 बाई डी टी माइनस 1/3 DH2 बाई डी टी 1/2 DNH3 बाय dt। ये आया, ठीक है बेटा, ये आया। अब यहां पर जरा ध्यान देखेंगे आप लोग, मुझे दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है। अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इतना, ये गिवन है मुझे। H2 के डिसअपियरेंस क्या रेट गिवन है मुझे। और पूछ क्या रहा है, एक एक करके देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से पहले निकालते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन और इन दोनों को लिखेंगे बस। तो रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 DH2 बाई dt है, ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी H2 बाई dt। यस, बिल्कुल सही जवाब। ना ही लिखो रेट, 3 मत ले जाओ, इसकी वैल्यू डाल दो। क्या दे रखा है, क्या वैल्यू दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -2। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2/3 का मतलब -0.66 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद करना जब तक अकेली कॉन्सेंट्रेशन की बात थी वो मोलर आएगी, कैपिटल एम आएगी, पर जैसे ही रेट की बात आती है तो वो पर सेकेंड आ जाएगी, पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन तो पता लग गई आपको, माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस मतलब डिसअपियरेंस, वो सिर्फ रिएक्टेंट के साथ लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं लिखा जाता। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है वो माइनस समेत दिया हुआ है, वो माइनस समेत दिया हुआ है, ये चीज पूरी दी हुई है मैग्नीट्यूड, तो हम माइनस यहाँ से हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मतलब अब तुम्हें इसको इससे कनेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। तुम्हें इसको इससे कनेक्ट करना है। क्यों इसको इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है वो निकालना। हम इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हाफ DNH3 बाय dt। ये 2 उधर चला जाएगा, ट्वाइस रेट इज इक्वल्स टू DNH3
बाई डी टी ट्वाइस। रेट कितना आया है, ये चीज आई है रेट 0.66 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर कर आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। ये भी मोलर पर सेकेंड ही था। DNH3 बाई डी टी। ठीक है भाई, एक बार देख लो भाई सब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से देख लीजिए इसको, और इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है, मतलब सबको आ गया क्या? वेरी गुड। एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, करोगे? चलो एक करो तो जरा, आंसर बताना। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI if the rate of disappearance of H2 is 2 into 10 की पावर मोल पर लीटर पर सेकंड। कई बार बोल रहा हूं मैं, बार बार मोल पर लीटर की जगह M भी आ सकता है, दोनों सेम है। ठीक है, और इक्वेशन दे दी मैंने, H2 प्लस I2 gives 2HI। ठीक है, चलो देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले बताता है। सबका यही आया है क्या? ठीक है, अरे वाह यार, कई बच्चों ने तो निकाल दिया और कई बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं भैया हमारा काम तो है ही नहीं, सर अपने आप कर देंगे। भाई सर करेंगे तो सर को ही आएगा, और सर को तो आता ही है पहले से, क्या फायदा होगा, है ना? चलो, रेट ऑफ रिएक्शन होगा -DH2/dt इज इक्वल्स टू -DI2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 DHI/dt। ये सबसे पहली बात है। ठीक है, अब जरा देखते हैं दिया क्या हुआ है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इतना, मतलब पता है गिवन क्या है? गिवन क्या है मैं बताऊं? गिवन है -DH2/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, मतलब ये दिया हुआ है ये। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे ना, ये दिया हुआ निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI की फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें दी हुई हैं सीधे डायरेक्ट उनको जोड़ देंगे। या तो हम रेट निकाल सकते हैं पहले, आपकी मर्जी है टोटल, या तो पहले आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, फिर रेट को इससे जोड़ सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा। पिछले वाले क्वेश्चन में कंपलसरी था, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में रेट भी पूछ रहा था।
बट इस क्वेश्चन में बेटर पार्ट क्या है, रेट नहीं पूछ रहा तो आप डायरेक्ट करो ना यार, इतना लंबा क्यों झमेला काटोगे, डायरेक्ट रिलेशन बांधो ना यार। लिखो -d h2 by dt is equals to 1/2 dhi by dt। ठीक है ना। अब इसकी जगह पूरा क्या दे रखा है देखो, 2 इंटू 10⁻⁻², ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसे लिख लो या यूनिट्स के साथ, घबराना नहीं है, खेलना है। मोल पर लीटर पर सेकेंड लिख लो इज इक्वल्स टू डी एच आई बाय डी टी। ये है भैया आंसर जो मुझे दो बच्चों ने बता दिया सही। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चले, अगले टॉपिक पे चलते हैं, विटामिन डी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं। तो 5 फैक्टर है बेटा, पंजा खोलना है, 5 फैक्टर है याद रखना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहला फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। पहला और एक और फैक्टर, 2 फैक्टर है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेचर भी दूसरी बात आ गई, कितना रिएक्टेंट पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, हाउ मच रिएक्टेंट इज देयर। दूसरा फैक्टर जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन असर करता है वो है टेम्परेचर। भाई साहब, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, स्पीड तेजी से होती है रिएक्शन। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया। भाई रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो काम ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो काम कम। सरफेस एरिया का मतलब ऑब्वियसली द एरिया अवेलेबल। मतलब किसी रिएक्टेंट के पास मान लो, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ साइज बड़ा होने से नहीं होता। सरफेस एरिया अवेलेबल मतलब होता है जैसे मान लो ये एक्टिव साइट्स है जहां पर रिएक्शन होती है और इधर रिएक्शन नहीं होगी जो प्लेन है मान लिया, तो इसका सरफेस एरिया ये है। पर अगर किसी और का ऐसे है सरफेस एरिया जिसमें और ज्यादा एक्टिव सरफेस प्रेजेंट है जहां पर रिएक्शन हो सकती है, तो वो ज्यादा रिएक्शन करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, ये तो बड़ा सिंपल सीधा सा लॉजिक है। तो सरफेस एरिया। चौथा 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 हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी और लाइट। लाइट एक अहम रोल प्ले करती है, लाइट एक अहम रोल प्ले करती है, उसी में करवा दिया मैंने, अलग से पांचवा करने की जरूरत नहीं, लाइट और इंटेंसिटी को एक ही में करती है। ये 4 मेजर फैक्टर है और जिसमें से मैं आपको बता दूं भैया, ये दो आपके सिलेबस के बहुत अहम है। और सबसे अच्छी बात, याद करिए मेरी बात, मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। चैप्टर है बड़ा पर बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये वाले दोनों फैक्टर्स करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है ये दो फैक्टर बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब पहला फैक्टर तो बहुत ही बड़ा है, पर कितना ही बड़ा होगा तो चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं। अगर लिखना चाहते हो मैं लिखवा ही देता हूँ यार, पांचवा ना कैटलिस्ट, फिर मेरे मन में रखता है, कैटलिस्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पंजा खोल दिया, 5 फैक्टर लिखवा दिया। ठीक है, जिसमें आना आपको पहले 2 फैक्टर ही। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। पहला फैक्टर उठाए भाई साहब, नेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे मारा है डबल स्टार। मतलब यही तो है वो, यही है वो जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे इतने टाइम से। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई इतना तो काम भी नहीं किया हम लोगों ने आज।
इतना तो पढ़ाई करी कराई करी नहीं तुम लोग, स्लाइडें खत्म हो गई। चल पहला शुरू करते हैं। पहला है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तेजी से होगा वो निर्भर करता है आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब रिएक्टेंट कितना ज्यादा है वो उस पर निर्भर करता है। ये आपको एक देसी भाषा में समझाता हूँ, समझो मेरी बात। आपको ना स्कूल से एक होमवर्क मिला है कि भाई एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में आपको 2 पेज लिखने हैं, सिर्फ 2 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप लग जाएंगे दोनों पेजों को सुंदर सुंदर लिखने में, आराम आराम से लिखेंगे, सोच के लिखेंगे, समझ के लिखेंगे कि क्या होना चाहिए फ्रूटफुल अच्छा, क्योंकि 2 ही पेज। अब वहीं पर आपको एक दूसरे स्कूल में कहता है कि बेटा प्रोजेक्ट होना चाहिए कम से कम 200 पेजेस का। अब आपके होश उड़ गए, एक ही दिन का समय है, अब आपके होश उड़ गए भाई साहब, 200 पेज का प्रोजेक्ट और हैंड रिटन होना चाहिए भैया, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। अब आपका हो गया दिमाग, अब आप कैसे भी करके लिख रहे हैं, फास्ट सुपर फास्ट स्पीड से एकदम लिख रहे हैं। इसका मतलब पहले लिखने थे 2 पेज तो आपकी स्पीड थी स्लो। जैसे ही मैंने कहा 200 पेज लिखने हैं, आपने अपनी फुल स्पीड पकड़ ली। स्पीड मतलब रेट, रेट इसी पे निर्भर करता है कि आपके पास कितना काम है, कितना काम है। तो जितना ज्यादा काम उतना तेजी से आप काम को करेंगे। इसी तरह से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट का ये काम है प्रोडक्ट में बनना, तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, रियल लाइफ वाला तो दे दिया, केमिकल लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो गदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन बताना चाहता हूं H2O2, कोई नाम बताएगा इस कंपाउंड का, क्या है H2O2 का मतलब? ये मत करो यार, सबको पता ही है H2O2 तो, कोई नहीं बताएगा। अरे H2O2 सुना है कि नहीं ये तो बता दो पहले, सुना है कभी? तो क्या नाम है सुमित इसका? यस, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पता है इसकी रिएक्शन कैसे होती है बेटा? ये टूटता है H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसा होता है ये रिएक्शन। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ भाई, अगर मैं H2O2 जो ले रहा हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी मैंने ले ली 40 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर H2O2 में, 1 लीटर H2O2 में मैंने 40 मोल्स, 1 लीटर वाटर में मैंने 40 मोल्स H2O2 मिला दिया। आप समझ रहे होंगे भाई साहब, ये रिएक्शन इतनी तेजी से होती है जैसे लगता है कोई बम फट गया, इतनी तेजी से जुक करके H2O बनता है, और इतनी तेजी से होता है कि एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक भैया, ये तो फाड़ मार देगा आपके लैब को, हाईली हैजर्डस। अब मैं आपको एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ इसकी, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है और जो चीज ऑक्सीजन देती है ऑक्सीडाइज करती है, उसका एक काम होता है, वो होता है ब्लीचिंग एक्शन। तो इसका ना ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो जितने भी ये ब्लीचिंग वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, ब्लीचिंग लोशन होता है जिससे गोरे हो जाते हैं वो चेहरे पे लगाते हैं, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। हाँ ब्लीचिंग पाउडर होता है, कपड़ों में भी डालते हैं यार, कपड़े भी सफेद हो जाते हैं और फिर चेहरे में भी लगाते हैं लोग, खासकर फीमेल्स वगैरह। तो भाई साहब ये तो हमारे कॉस्मेटिक की दुकान में मिलता है H2O2, आप जाके पता कराओ नुक्कड़ में, हर दवाई की दुकान में H2O2 की शीशी मिलती है, 20 रुपए की, 30 रुपए की।
हर ब्लीचिंग, कोई भी ब्लीचिंग ले आओ, एक आता है ऑक्सी ब्लीच, मैंने देखा था एक बार, कोई भी ब्लीच आता है लगाने वाला, उसमें एक तो होता है पाउडर और एक होता है शीशी ऐसे छोटी सी, उसमें होता है वो ये H2O, उसे मिक्स करके एक पेस्ट बनाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। आप लोगों में से जानते होंगे कई बंदे। तो अब सवाल ये आता है, सर ये तो दुकानों में मिल रहा है जो आप कह रहे हो, फट जाता है, ये तो कॉस्मेटिक्स की दुकान में मिल रहा है, फिर कॉस्मेटिक्स की दुकान से लाकर हम घर में रख देते हैं और घर में अपने हाथ से मिक्स कर रहे हैं भाई साहब। कोई कोई स्पैचुला से मिक्स करता है, कोई कोई अपने हाथ से ही लगा देता है, हाथ से ही लगा शुरू हो गया, हाथ से फिर चेहरे पे लगा लिया उसने। तो फिर ये कैसे हो रहा है सर? अभी आप कह रहे हो कि H2O2 से ऑक्सीजन जब निकलता है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि बॉम्बार्डमेंट हो जाती है, लैब उड़ सकता है, कमरा फट जाएगा भाई साहब, जैसे लग रहा है कोई बम का धमाका हो गया। तो फिर क्या हो रहा है सर यहाँ पर? ये चीज फिर घर में कैसे, हम चेहरे पे कैसे लगा रहे हैं, इसको समझाइए, इसको जस्टिफाई करिए। तो सारा खेल साइंटिस्ट ने रचा है बेटा। साइंटिस्ट कहता है इसकी 40 मोल पर लीटर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेगी, 1 मिली सेकेंड में कर देगी। और अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 40 मोल पर लीटर से कम कर कर 4 मोल पर लीटर कर दूं, मतलब सिर्फ 10 से डिवाइड कर दूं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड 1000 से डिवाइड हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा। तो जो कोई रिएक्शन अगर 1 सेकेंड में होनी थी ना, अब वो 1000 सेकेंड में हो। और अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को और कम कर दूं, तो जो रिएक्शन 1 सेकेंड में होनी थी वो अब 5 साल में होगी, 5 साल में। हिसाब लगाओ, ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, मैजिक ऑफ केमिस्ट्री, मैजिक ऑफ साइंस। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ हो गई 5 साल, 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल से पहले वो ब्लीचिंग पाउडर H2O2 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जिस रिएक्शन को होने में बच्चों 1 सेकेंड हो रहे थे, सेम वही रिएक्शन है, मैंने कुछ नहीं डाला, वो रिएक्शन एज इट इज है। बस मैंने क्या करा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 40 मोल थी उसको मैंने 0.4 मोल कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन को इतना कम करने से जो रिएक्शन 1 सेकेंड में हो रही थी, अब वो रिएक्शन 5 साल में हो रही है यार। ये तो हट कट गई, इतना स्लो हो गया, इतना स्लो हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली is directly proportional to the concentration of reactant। ये है हमारा आज का मैजिक इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, उतना स्लो। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट कितना बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं बेटा, याद करो, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए। क्यों एक्सपायरी प्रोडक्ट? अब सोचो मैंने 5 साल पुराना 6 साल वाला ब्लीचिंग पाउडर लगा दिया, अब भाई वो तो ब्लीचिंग पाउडर ऑलरेडी ऑक्सीजन बना चुका है, 5 साल के अंदर ही नेसेंट ऑक्सीजन बना चुका है। अब मैं डाल रहा हूं, मेरे को गोरा ही नहीं हो रहा। मैं भाई साहब गोरा कैसे होऊंगा? गोरा करने वाला ऑक्सीजन तो रिलीज हो चुका है ना, वो तो 5 साल तक उसकी लाइफ थी, तुम 6ठे साल उसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो तो ऑक्सीजन निकल गई फुर। अब थोड़ी थोड़ी कुछ काम करेगा। अब तो बल्कि वो केमिकल 5 साल उसकी शेल्फ लाइफ थी, रिएक्शन खत्म हुई, रिएक्शन खत्म होने के बाद जो उसमें से पानी निकलेगा वो सड़ जाएगा, बल्कि 1 साल में सड़ जाएगा। तो वो सड़ी हुई चीज लगाओगे तो फायदा छोड़ो नुकसान और देगी। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी हम लोग एक्सपायरी दवाई और एक्सपायरी कॉस्मेटिक्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम तो छोड़ दो, वो बुरा करते हैं, उल्टा बुरा करते हैं। क्योंकि रिएक्शन हो चुकी होती है भाई एक्सपायरी के बाद। अब क्या, अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? वहां पर रिएक्शन हो चुकी है।
तो इसका मतलब आज हमने सबसे अहम, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना सर आज की पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखाई आपने, तो मैं कहूंगा भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा तेज होगी, और इसे कहते हैं रेट लॉ, इसे कहते हैं रेट लॉ। अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर राइट हैंड साइड में क्या लगता है? यस कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम? इस कांस्टेंट को कहेंगे रेट कांस्टेंट। यस बिल्कुल सही जनाब, रेट कांस्टेंट, सही पकड़े एकदम, रेट कांस्टेंट। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं ना रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ कोई लॉ नहीं है। सबसे पहली बात है, लॉ मतलब नियम, ये कोई नियम नहीं है। रेट लॉ तो एक एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट ए लॉ but an expression which shows the effect of rate of reaction to the concentration of reactant। ये थी आज की मेरी अहम, और इसी के साथ, इस अहम बात के साथ ही मैं आज के लेक्चर का समापन करूंगा, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ कर लेंगे अगली क्लास में आएंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा और बहुत फायदा होगा। मैं दोबारा बता दूं, ये चैप्टर छोटा है, ये चैप्टर आसान है। इस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो अभी खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 क्लासों के अंदर मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। बस साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत फायदा देगा। हाँ बेटा, नोट्स डेफिनेटली आई विल सेंड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर।